हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों में से किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए यार। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को जैसे ही पता चलता है कि विंग के पास एक 6 साल का बच्चा है तो वो अपने माइंड में सोचने लगता है कि क्या विंग मैरिड है, और वो सोचते सोचते ही विंग के हाथों को छोड़ देता है और बैक स्टेप्स लेने लगता है। जैसे ही वांग जी बैक स्टेप्स लेता है और अपने हाथों को विंग के हाथों से छुड़ाने लगता है तो विंग को महसूस होता है कि उसका सेंटेंस कंप्लीट होते होते वांग जी ने उसके हाथों से अपनी ग्रिप को लूज कर दिया था और वो बैक स्टेप्स लेने लगा था। तो अब विंग वांग जी की तरफ को देखता है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन एकदम अनरीडेबल थे, मतलब उन्हें पढ़ पाना बहुत मुश्किल था। वो देखता है कि आखिर ये कैसे एक्सप्रेशंस हैं, मतलब वो समझ नहीं पा रहा था। वांग जी के चेहरे पे एकदम ऐसे भाव अभी आ चुके थे जैसे वो एकदम शॉक्ड था और उसने वो चीज़ें कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। अब विंग वांग जी से पूछता है, क्या हुआ लेंजन? विंग का ये क्वेश्चन ही काफ़ी था वांग जी को उसके थॉट्स से बाहर लेके आने के लिए, लेकिन वो क्लियरली विंग के क्वेश्चन को सुन नहीं पाया था। तो वो विंग से उसके क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए बोलता है। विंग दोबारा से वांग जी से क्वेश्चन करता है, लेंजान क्या हुआ, तुम अचानक से तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन इतने चेंज कैसे हो गए? वांग जी बोलता है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। अब फिर से वांग जी अपने थॉट्स में चले जाता है और वो सोचने लगता है, तो क्या यही रीज़न हो सकता है कि विंग मुझे इग्नोर कर रहा है? और क्या यही रीज़न है कि विंग को मेरा ये बदला हुआ बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है? क्या वो सच में मैरिड है? और वो मैरिड है तो मुझे पता कैसे नहीं चला? और वो याद करने लगता है कि उसने उस इंसान को कभी ये काम ही नहीं दिया था कि वो विंग के हर एक चीज़ के बारे में पता करे। उसने उस इंसान को सिर्फ इतना ही काम दिया था कि वो सिर्फ इतना पता करे कि विंग करेंटली किस सिचुएशन में है और कहाँ पे वो है। जब वांग जी अमेरिका में था तो उसने वहीं रहते हुए एक बंदे को विंग की मतलब जानकारी निकालने के लिए हायर किया था और उसे ज़्यादा कुछ नहीं जानना था, बस विंग अभी कहाँ पे है ये ही जानना था। और बस यही रीज़न था कि वांग जी विंग के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन अभी अभी जैसे ही उसने सुना कि विंग ऑलरेडी एक फादर है, यानी कि उसके पास ऑलरेडी एक बेबी है, तो उसे लगने लगा कि विंग मैरिड है, और जहाँ काफ़ी हद तक हो भी सकता है क्योंकि एक बच्चा बिना शादी के तो हो ही नहीं सकता। अब वांग जी को इस बात को सोचते सोचते ना उसका मतलब दिमाग फटने लगा था और वो डायरेक्टली सोचता है कि अब तो उसे विंग से क्वेश्चन कर ही लेना चाहिए। क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा और कब मुझे पता चल जाएगा कि विंग मैरिड भी है, आज नहीं तो कल मुझे तो ये पता चल ही जाएगा ना। इससे अच्छा है कि मैं अभी के अभी ये सारी चीज़ें क्लियर कर लूँ। और वो फिर से विंग की तरफ देखता है और विंग से बोलता है, विंग क्या तुम मैरिड हो? विंग जो कि अभी उस पैक्ड लंच बॉक्स को अनपैक कर रहा था और प्लेट्स में उस फूड को सर्व कर रहा था, वो सडनली वांग जी की तरफ को देखता है और अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए बोलता है, क्या मैं और मैरिड? तुम्हें ऐसा क्यों लगा लांजियन? वांग जी बोलता है, तुम ऑलरेडी फादर हो विंग, तो बिना शादी के तुम। वांग जी ये कहते कहते रुक जाता है, आगे वो कुछ बोल नहीं पाता और विंग समझ जाता है कि वांग जी उससे क्या कहना चाहता है। विंग बोलता है, तो क्या तुम्हें मैं कैरेक्टरलेस लगता हूँ जो बिना शादी के ही बच्चे पैदा कर देता हो? वांग जी बोलता है, अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो ये बच्चा किसका है? वांग जी के फेस और आइज दोनों में ही इस वक्त मिक्स इमोशंस थे। वो एंग्री भी था, वो सैड भी था, उसे ऐसा भी फील हो रहा था कि उसने कुछ बहुत बड़ा खो दिया हो, और वो इस वक्त विंग पे बहुत बुरी तरीके से चिल्लाना भी चाहता था लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। और वांग जी के ऐसे फेशियल एक्सप्रेशंस को देखने के बाद ना विंग की तो बहुत ज़बरदस्त वाली हंसी निकल जाती है और वो बहुत ज़ोरदार तरीके से हंसने लगता है। लगभग 5 मिनट बहुत ज़बरदस्त तरीके से हंसने के बाद विंग अपनी हंसी को कंट्रोल करता है, जो कि अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी, और वो हंसी के बीच में ही वांग जी से पूछता है, क्या तुमने अडॉप्शन सुना है? अब वांग जी डायरेक्टली बोलता है, तो क्या तुम्हारा बेटा अडॉप्टेड सन है? विंग अपने हेड को नोट करते हुए बोलता है, हाँ। इस वर्ड को सुनते ही वांग जी एकदम रिलीफ फील करने लगा था और उसे लग रहा था कि जैसे एक बहुत बड़ी गड़बड़ होते होते बच गई है। विंग वांग जी के इस फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के समझ जाता है कि वांग जी रिलीफ फील करने लगा है और वांग जी से वो पूछता है,
तो क्या तुम ये सोच रहे थे कि मेरी शादी हो गई और मैंने किसी और के साथ बच्चे पैदा किए हों? विंग ने जो ये सेंटेंस बोला था ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्लेफुली बोला था, जो कि एकदम वांग जी के दिल पे जाके लगा था। वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है और उसके दोनों आर्म्स को टाइटली पकड़ते हुए बोलता है, ऐसा करने की हिम्मत तो करके देखना, फिर देखना अगले ही पल तुम्हारे साथ क्या होता है। विंग बोलता है, क्या होगा मेरे साथ? वांग जी बोलता है, वो मैं अभी तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। विंग बोलता है, ओके ठीक है, मैं भी नहीं जानना चाहता, लेकिन तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो कभी भी, जब भी तुम्हारा मन करे। विंग ने ये सेंटेंस भी एकदम प्लेफुली बोला था। वांग जी अपनी आंखों को रोल करता है और बोलता है, अब लग रहा है कि तुम पुराने विंग हो। विंग बोलता है, ओके ठीक है, अभी खाना ठंडा हो रहा है तो हमें वो खा लेना चाहिए। वांग जी बोलता है, ये खाना सिर्फ एक इंसान के लिए है तो तुम खा लो, वैसे भी मुझे काम है तो मुझे जाना होगा। मैं बहुत देर से यहाँ पे हूँ और जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ वही काम मैं नहीं करूँगा तो मेरे यहाँ आने का फ़ायदा ही क्या है। लेकिन आज रात हम लोग डेट पे हम लोग डिनर पे तो जा ही सकते हैं ना। वांग जी ने अपने सेंटेंस को करेक्ट करते हुए बोला। विंग ने फिर से बोला, नहीं जा सकते। वांग जी ने बोला, क्यों? विंग ने बोला, तुम्हें अभी अभी पता चला है ना कि मेरे पास एक बेटा भी है, तो एक पिता होने के नाते मुझे उसके पास होना चाहिए उस वक्त जिस वक्त उसे मेरी ज़रूरत हो। मैं वैसे भी दिन भर उससे दूर रहता हूँ, उसे भी मेरी कमी महसूस होती होगी, और वैसे भी युवान को बिल्कुल भी आदत नहीं है कि वो नाइट के टाइम पे एकदम अकेला रहे। उसे मेरी आदत हो चुकी है तो वो मेरे साथ ही रहना पसंद करता है, और वैसे भी घर जाके मुझे उसे खाना भी खिलाना होता है। वैसे तो युवान बहुत ज़्यादा समझदार है, लेकिन खाने के मामले में वो बहुत ज़्यादा केयरलेस है। उसे बहुत मुश्किलों से खाना खिलाना पड़ता है। तो तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए? वांग जी बोलता है, बिल्कुल, तुम्हें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। एक छोटे बच्चे के लिए उसकी फैमिली का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा अपने आप को अकेला महसूस करे। तो तुम्हें टाइम पे घर चले जाना चाहिए, और कोई बात नहीं, हम अपनी डेट को फिर कभी शेड्यूल करेंगे। विंग वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, प्लीज़ डेट नहीं, कुछ और बोल दो, लंच बोलो, डिनर बोलो, ब्रेकफास्ट बोलो, लेकिन डेट क्यों? हम लोग अभी डेट नहीं कर रहे हैं। वांग जी अपने लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर से विंग के फेस पे जो बाल आ रहे थे ना, जो कि उसके पोनी टेल से अनटाई हुए थे कुछ 2-4, उनको हटाते हुए बोलता है, ठीक है, हम अभी डेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही करेंगे, सो वेट फॉर द डेट। ऐसा कहते हुए वांग जी अपने हैंड को वेव करते हुए बैक स्टेप्स लेता है और डोर को ओपन करता है, और उसके बाद बाहर निकल जाता है। अब दूसरी तरफ विंग जो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था डेट जैसे वर्ड से, वो बोलता है, ये इंसान इतना चेंज आखिर क्यों हो गया है? लान वांग जी, तुम मुझे पागल कर रहे हो। इसी के साथ विंग के पेट में से एक गुड़गुड़ की आवाज़ आती है और वो बोलता है, मैं तो भूखा भी हूँ, मुझे खा लेना चाहिए। विंग जल्दी से जाके अपने चेयर पे बैठता है और उस खाने पे ना टूट पड़ता है, और लगभग 15 मिनट के बाद वो सारा का सारा खत्म कर चुका था। दूसरी तरफ नी वेसांग, जो कि अपने केबिन में बैठा हुआ था, अभी वो अपने चेयर पे बैठे बैठे अपने केबिन के विंडो से बाहर देख रहा था। वो आसमान की तरफ देख रहा था। आसमान एकदम साफ था, वहाँ पे एक बादल भी नहीं था, और वो सोचने लगा था, क्या इतना ही साफ कभी मेरा और विंग का रिश्ता भी हो सकता है? या ये वक्त आ चुका है कि अब मेरे और विंग के रिश्ते में कुछ बदलाव आ जाए? क्या वो मुझे छोड़ देगा? क्या कोई भी दिन ऐसा नहीं आएगा कि जब वो मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा? क्या लान वांग जी उसको मुझसे छीनने के लिए आया है? क्या इन 10 सालों में भी विंग को भूल नहीं पाया? क्या उसके बचपन में जो इमोशंस मैंने देखे थे, क्या वो सच थे? क्या सच में वो विंग को पसंद करता है? और अगर करता है तो क्या मुझे बैकआउट कर देना चाहिए? ये सोचते सोचते अब न्यू हेसंग का सर फटे जा रहा था। अपने हाथों को अपने नीज के ऊपर रखते हुए और अपने हाथों से अपने सर को पकड़ते हुए अब न्यू हेसंग सोचने लगता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। क्या वो अपनी एंड से अभी भी कोशिश जारी रखे या उन दोनों को आगे बढ़ने दे? और वो बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब उसे नहीं पता चल रहा था कि वो किस हद तक इस बारे में सोच रहा था। और वो फाइनली एक डिसीजन लेता है कि जो डिसीजन विंग लेगा वही डिसीजन उसके लिए भी फाइनल डिसीजन होगा। अगर विंग अपनी लाइफ में वांग जी को चूज़ करता है तो ज़रूर वो भी उन्हें सपोर्ट करेगा, और अगर वो उसे चूज़ करता है तो ज़रूर वो उसका बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ वेलकम करेगा।
इसी के साथ ने हुएसांग की आंखों में अब आंसू आने लगे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अपने पहले प्यार को खोने वाला है और इसी के साथ उसको वो दिन याद आने लगता है जब उसने विंग को प्रपोज किया था। एक छोटा सा फ्लैशबैक 4 साल पहले का, यानी कि उन सभी के कॉलेज का लास्ट डे। इस दिन वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, स्पेशली विंग जो कि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में अपना मन नहीं लगा पाता था। वो बहुत ज़्यादा खुश था ये सोच के कि आज फाइनली उसने अपना कॉलेज कंप्लीट कर ही दिया। इसी के साथ वो सभी लोग, यानी कि विंग, जेनचेंग, वैनकिंग और हुएसांग, सभी लोग कॉलेज गए अपने लास्ट डे को सेलिब्रेट करने के लिए। इसी के साथ उनकी डिग्री भी उन्हें मिलने वाली थी, तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश भी थे। भले ही उन चारों की लाइफ में अभी तक कोई भी पार्टनर नहीं आए थे या उन लोगों में से किसी ने भी अभी तक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था, लेकिन वो लोग देख रहे थे कि उनके आसपास जितने भी लोग हैं ना, वो अपने मतलब दुनिया में ना अलग ही मस्त हैं। उनमें से कोई किस कर रहा था, कोई हक कर रहा था, कोई प्रपोज कर रहा था, कोई अपने रूठे हुए पार्टनर्स को मनाने में लगा हुआ था और वो चारों ना बस देखे जा रहे थे। लेकिन एक इंसान था उन चारों में से जो प्लान कर रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा नर्वस था इस वक्त। उसे मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे कैसे प्रोसीड करे, कैसे इन चीज़ों को आगे बढ़ाए। उसके हाथ में जो रेड रोजेस का बुके था ना, वो बस उसको टाइटली पकड़े जा रहा था और सोचे जा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए आगे। उसे आज के आज ही कर देना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए किसी और दिन के लिए। क्या उसे इन सब के सामने ये सब कुछ करना चाहिए या किसी प्राइवेट प्लेस पे जाके ये सब कुछ करना चाहिए। उसके माइंड और हार्ट में ना वर्ल्ड बैटल चल रहा था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों में से आखिर में जीतने वाला कौन है। विंग हुएसांग के हाथों में जब वो रेड रोजेस का बुके देखता है ना, तो वो पूछता है, वाह कितना अच्छा है, कितना प्यारा लग रहा है। हुएसांग सच बताओ किसके लिए लेके आए हो, क्या तुम यहाँ पे किसी को प्रपोज करने वाले हो। हुएसांग जो अभी बहुत ज़्यादा नर्वस था, अब उसका नर्वसमेंट लेवल जो था ना, वो आउट ऑफ लेवल हो चुका था। उसके लिए कोई मेजरमेंट टूल वर्क ही नहीं कर रही थी अब। लेकिन वो अपने कंट्रोल में आके बोलता है, नहीं ये किसी और के लिए नहीं है विंग, ये किसके लिए है, ये किसके लिए है। वो खुद में ही बड़बड़ाने लगता है और बोलता है, हे भगवान मैं क्या कर रहा हूँ। वेसांग तुम्हें हिम्मत क्यों नहीं आ रही है, तुम्हें बोल देना चाहिए। विंग वेसांग को एक वियर्ड सा लुक देके बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता है तुम ये किसके लिए लेके आए हो। भाई देखो, अगर तुम्हें नहीं बताया तो तुम्हें मुझे दे सकते हो, तुम्हें पता है ना मुझे रेड रोजेस और रेड चीजें कितनी पसंद है। वेसांग अपने ही मन में बोलता है, तभी तो मैं लेके आया हूँ, लेकिन मुझे हिम्मत क्यों नहीं आ रही है। वेसांग फाइनली अपने अंदर की जितनी भी स्ट्रेंथ उसके अंदर थी ना, उसको एक जगह पे कलेक्ट करता है और अब डायरेक्टली विंग के सामने नीच डाउन हो जाता है और उस बुके को विंग के सामने बढ़ाते हुए बोलता है, विंग ये तुम्हारे लिए है, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। विंग उसकी बातों को आगे सुनने से पहले ही उस बुके को ले लेता है और उछलने लगता है बच्चों की तरह। वो बोलता है, वाओ क्या तुम सच में मुझे दे रहे हो। वेसांग जिसने बहुत मुश्किल से अपने मतलब कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत मुश्किल से हाई किया था, विंग के चाइल्डिश बिहेवियर ने उसे और वहीं पहुंचा दिया था जहां पे वो 2 मिनट पहले था। वो आगे कुछ नहीं बोल पाता है, वो बोलता है हाँ ये तुम्हारे ही लिए है और वो चुपचाप खड़े हो जाता है। सामने बैठे जेनचेंग और वैनकिंग वेसांग की फीलिंग्स को तो समझ रहे थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों विंग से वो बोल नहीं पा रहा है। और दूसरी तरफ जेनचेंग विंग को भी देखता है और बोलता है, ये गधा इंसान आके समझ क्यों नहीं रहा है कि वो उससे प्रपोज कर रहा है और ये इसके प्रपोजल को ऐसे रिजेक्ट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। वेसांग चुपचाप जाके अपने सीट पे बैठ जाता है और विंग भी आके अपने सीट पे बैठ जाता है और बुके से एक रोज निकालता है और उसकी पंखुड़ियों को ना बड़े ही प्यार से सहलाते हुए बोलता है, कितना क्यूट है ये, कितना प्यारा है ये। रेड रोजेस, रेड चीजें सच में होती ही बहुत प्यारी हैं, इसीलिए तो मेरा फेवरेट है रेड। ये सुनते ही जेनचेंग को अजीब सा फील होता है। वो बोलता है, ये इंसान कर क्या रहा है आखिर। और वो अपने हाथ को बढ़ाते हुए विंग के बैक हेड पे एक स्लैप करता है और बोलता है, तुम्हारा दिमाग क्या घास चढ़ने गया है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो इंसान तुम्हें प्रपोज कर रहा है।
जैन चैंग के इस सेंटेंस को सुनने के बाद बाकी वहाँ पे बैठे हुए तीनों के तीनों लोग एकदम शॉक्ड हो चुके थे। विंग ये जान के शॉक्ड था कि क्या सच में उसने मुझे प्रपोज किया। वैन किंग ये सोच के शॉक्ड थी कि क्या सच में वे सांग विंग को पसंद करता है। और वे सांग ये सोच के शॉक्ड था कि इसे कैसे पता चला कि मैं विंग को पसंद करता हूँ। यहाँ पे सिर्फ जैन चैंग ही था जो इन तीनों को एक एक करके देखे जा रहा था और बाकी तीनों जैन चैंग को देख रहे थे। इसी के साथ अब वे सांग की ना फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज होने लगे थे और उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड फील हो रहा था। उन तीनों में से कोई भी उससे कोई क्वेश्चन करता इससे पहले ही वो अपने बैग को उठाता है, अपनी डिग्री को लेता है और वहाँ से दौड़ जाता है और कुछ दूर जाके एक पार्क में बेंच में बैठ जाता है। और वो अब बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रहा था क्योंकि एक तो वो तीनों उसके आसपास नहीं थे जो कि उससे कोई भी क्वेश्चन कर सकते थे और उसके अलावा विंग भी अब उसकी फीलिंग्स के बारे में जान चुका था, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। आज उसे पता चल ही चुका था कि वे सांग उसको पसंद करता है। दूसरी तरफ वो तीनों ही एक दूसरे को देख रहे थे और विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। भले ही वे सांग उसका बहुत अच्छा फ्रेंड रहा हो लेकिन कभी भी उसने एज ए मतलब पार्टनर के लिए या लवर के लिए उसको चूज़ नहीं किया था अपनी लाइफ में। लेकिन इस वक्त वो जानता था कि वे सांग बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड फील कर रहा होगा क्योंकि मैं उसके इमोशंस को नहीं समझ पाया। तो उसे लग रहा था कि उसे उसके पास जाना चाहिए और उससे कुछ बातें करनी चाहिए। वो उस बुके को लेता है, अपने बैग को लेता है, अपने बैग में डिग्री को रखता है और डायरेक्टली निकल जाता है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वे सांग गया हुआ था। थोड़ी देर चलने के बाद विंग भी उस पार्क के आसपास पहुंच जाता है और वो अपने आंखों को इधर उधर घुमाने के बाद थोड़ी देर के बाद वे सांग को ढूंढ ही लेता है और साइलेंटली उसके पास जाके बैठ जाता है। उसी के बुके में से एक फूल निकालते हुए उसे वापस करता है और बोलता है मैं बाकी तो नहीं दूंगा लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक दे सकता हूँ। वे सांग बोलता है इसका मतलब क्या है विंग, क्या तुम मेरे प्रपोजल का आंसर कर रहे हो? क्या मैं समझूं कि तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है? विंग बोलता है वे सांग मेरी बात को ध्यान से सुनना और मेरी बातों को सुनने के बाद ना प्लीज़ ज़्यादा माइंड मत करना, ज़्यादा उन चीज़ों के लिए सोचना मत। विंग अब बोलना स्टार्ट करता है। विंग बोलता है मैं जानता हूँ हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तुमने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा मेरे साथ रहे हो। जो हरकतें जैन चैंग और वैन किंग दोनों में से किसी ने भी मेरी टॉलरेट नहीं की वो तुमने की है। तुमने हर बार मेरी हर एक पागलपंती से भरी, मूर्खता से भरी हुई चीज़ों को भी टॉलरेट किया है। तुमने हर एक जगह पे मेरा साथ दिया है। लेकिन एक सच ये भी है वे सांग, मैंने कभी भी तुम्हें उस नज़रों के साथ नहीं देखा है। मैंने कभी भी तुम्हें एज ए लवर अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं किया है। प्लीज़ तुम समझ सकते हो ना इस बात को। मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं करना चाहता लेकिन सच ये भी है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने एक्सेप्ट किया ना तो उसमें प्यार नहीं होगा, सिर्फ एक सिंपैथी वाली फीलिंग्स होगी और मैं नहीं चाहता कि ऐसा मैं कुछ भी करूं। वे सांग की नज़रें फ्लोर पे थी यानी कि ग्राउंड में थी। वो अपने शूज़ को देखे जा रहा था और ऐसे ही बिना हिले बिना इधर उधर देखे वो विंग से क्वेश्चन करता है तो क्या इन फ्यूचर में भी कोई चांस नहीं है विंग? विंग एकदम क्लियर वॉइस में उससे बोलता है मुझे नहीं पता लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में अभी तक जो रिलेशनशिप है यानी कि जो फ्रेंडशिप है वो ब्रेक हो। तो क्या प्लीज़ तुम मेरे साथ वैसा ही बिहेव करोगे जैसे तुम पहले किया करते थे? वे सांग समझ चुका था कि विंग के एंड से उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और वो नहीं चाहता था कि वो विंग को हर्ट करे, इसलिए वो विंग को एक स्वीट से स्माइल देते हुए बोलता है ठीक है जैसा तुम चाहो। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आप लोग से सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि आज के पार्ट में आप लोगों को मेरी वॉइस थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी होगी। एक्चुअल में मेरे दांत में थोड़ा सा दर्द हो रहा है जिसकी वजह से ना मैं अच्छे से या क्लियरली बोल नहीं पा रही हूँ। फिर भी मैंने वीडियो को रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कॉमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।